हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए स्टीलर ट्रांसफॉर्मेशन सीजन 6 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने इसके पिछले 5 सीजन्स नहीं देखे तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, जाकर चेकआउट कर लो। तो इस सीजन 6 की शुरुआत भी यहाँ पर बिल्कुल उसी हेवनली ट्राइबोल्यूशन एग्जाम के बाद से होती है, जहाँ पर किन्यू और उसके भाई हेवनली ट्राइबोल्यूशन एग्जाम को पास करके इमोर्टल वर्ल्ड से डिवाइन वर्ल्ड की तरफ असेंड हो रहे थे। इन्हें अलविदा करने के लिए इनके फैमिली मेंबर्स भी वहाँ पर मौजूद थे। हाउफी तो काफी ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहा था, इसलिए वो सवाल करके पूछता है कि पता नहीं डिवाइन वर्ल्ड आखिर कैसा होगा। जिस पर सेबल जवाब देते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, तुम्हें खुद ही जल्द मालूम हो जाएगा। किन्यू भी इस बात से एग्री करता था। यहाँ पर ये तीनों इसी तरह की बातें करते ऊपर की तरफ असेंड हो ही रहे थे, पर तभी अचानक उस अरे में कुछ गड़बड़ होना शुरू हो गई, जिस गड़बड़ की वजह से किन्यू अपने भाइयों से अलग हो चुका था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ यहाँ डिवाइन रेल्म में आ जाता है, जो कि बादलों में फ्लोट करने वाली एक बहुत बड़ी जगह थी। साथ ही साथ एक बैकग्राउंड वॉइस हमें बताती है कि आज से लगभग 120 ट्रिलियन साल पहले ये डिवाइन रेल्म बना था। तब के टाइम यहाँ पर कई बड़ी बड़ी फोर्सेस हुआ करती थी, लेकिन उन सब के बीच आपस में जंगें होने लगी, जिनके टकराव के बाद सिर्फ पीछे 8 ऐसे मेजर फोर्सेस बच चुके थे, जो कि अब यहाँ पर रूल करने लगे। और ये 8 मेजर फोर्सेस कभी भी किसी दूसरे ताकतवर वॉरियर को अपनी जगह लेने नहीं देते। जब भी इन्हें खुद से कोई खतरनाक वॉरियर दिखता है, ये उसे खत्म कर देते हैं। यहाँ यही सारी बातें बताते हुए सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ डिवाइन रेल्म के पूल पर आ जाता है, जहाँ पर कुछ गार्ड्स न्यू असेंडर्स का वेट कर रहे थे। पिछले 100 साल से अभी तक यहाँ पर कोई भी असेंडर नहीं आया था, लेकिन तभी अचानक वो पूल चमकने लगा, जिस पर फौरन उन गार्ड्स के सामने 4 असेंडर्स आ जाते हैं। इनमें से एक हाउफी और एक सेबल भी था। ये देखकर वहाँ पर मौजूद एक गार्ड लड़की अपने कैप्टन से कहती है कि कैप्टन देखो, 4 असेंडर इस बार आए हैं। फिर दूसरी तरफ कैप्टन जवाब देते हुए कहती है कि नहीं, 4 नहीं बल्कि 5। और उसकी ये कहती सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ किन्यू पर आ गया था, जो कि तेजी के साथ आसमान से नीचे गिर रहा है, और वो भी अचानक से इस असेंडर पूल में आकर खड़ा हो गया। यहाँ खड़े होते ही किन्यू महसूस करता है कि उस पूल के अंदर से कुछ गोल्डन एनर्जी निकलती हुई इनकी बॉडी में जा रही थी, और ये गोल्डन एनर्जी बिल्कुल ही अलग है। ये ऐसी एनर्जी थी जो कि आज से पहले इन लोगों ने कभी भी महसूस नहीं करी। इसलिए हम देखते हैं कि वो पांचों के पांचों वहीं पर बैठकर उस एनर्जी को एब्सॉर्ब करने शुरू हो गए, जहाँ बाकी के 4 लोग तो सिर्फ 30 मिनट तक उस एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हुए पूल से बाहर आ गए थे। लेकिन वो गार्ड्स हैरान होकर देखते हैं कि किन्यू अभी भी लगातार उस एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा था। जो सब कुछ सुनकर कैप्टन अपने सामने मौजूद सेबल और हाफी से सवाल करते हुए पूछती है कि क्या तुम दोनों ने अपनी बॉडी को इमोर्टल वर्ल्ड में कल्टीवेट किया है, जिस पर उन दोनों ने हाँ में जवाब दिया। यहाँ पर कैप्टन बताती है कि जिस भी कल्टीवेटर की बॉडी जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, वो इस डिवाइन रेल्म में आने के बाद ज्यादा से ज्यादा डिवाइन एनर्जी को अपनी बॉडी में समा पाएगा, जो कि किसी भी न्यू असेंडर गॉड को यहाँ पर आने के बाद एक्सपीरियंस करना इम्पोर्टेंट है। दूसरी तरफ किन्यू उस पूल के अंदर बैठकर लगातार 3 घंटों तक इस गोल्डन एनर्जी को एब्सॉर्ब करते रहा, और उसकी बॉडी आखिरकार अपनी लिमिट तक पहुँचने वाली थी। ऊपर की तरफ मौजूद वो गार्ड्स परेशान होते हुए कैप्टन से सवाल करके पूछते हैं कि ऐसा होता नहीं, क्या ये लड़का इतनी देर तक इस गोल्डन एनर्जी को एब्सॉर्ब कर सकता है? कहीं ऐसा ना हो कि कोई बड़ी मुसीबत आ जाए। जो बात जब हाफी ने सुनी तो उसे अपने भाई किन्यू की फिक्र होने लगी। वो परेशान होते हुए कहता है कि तुमने क्या कहा, किन्यू की जान क्या खतरे में है? इससे पहले कि वो किन्यू की तरफ बढ़ पाता, तभी अचानक वो कैप्टन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए हाफी को रोककर कहती है कि नहीं, उसकी जान खतरे में नहीं, बल्कि उल्टा जो न्यू असेंडर इस एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा एब्सॉर्ब करे, ये उसके लिए ब्लेसिंग की तरह है। हाफी यहाँ पर उस कैप्टन की बातें सुनते हुए साथ ही साथ उसकी पावर महसूस करके सेबल से कहता है कि क्या तुम महसूस कर सकते हो कि ये लड़की कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है? जिस पर सेबल ने भी जवाब दिया कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, इस लड़की का ऑरा मुझे अपने ब्रदर किन्यू की तरह महसूस हो रहा है। यहाँ जब ये लोग इसी तरह की बातें कर रहे थे, तभी अचानक दूसरी तरफ किन्यू उस पुल से ऊपर की तरफ आने लगा, जो देखकर तो हाफी खुश हो जाता है। दूसरी तरफ किन्यू जब यहाँ पर टेलीपोर्ट होकर अपने भाइयों की तरफ जाने लगा, तो वो टेलीपोर्ट नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो ये देखकर सरप्राइज हो गया। तभी अचानक दूसरी तरफ वो कैप्टन ल्यूफी यहाँ पर किन्यू को जवाब देते हुए कहती है कि यहाँ पर तो बड़े बड़े हायर लेवल के गॉड्स भी इतनी आसानी के साथ टेलीपोर्ट नहीं कर पाते। ये डिवाइन रेल्म है, यहाँ पर चीजें बिल्कुल भी नीचे की दुनिया की तरह काम नहीं करती। जो सारी बातें सुनकर हाफी फौरन से किन्यू के पास आकर कहता है कि वैसे बड़े भाई तुम ठीक तो हो ना, क्योंकि नीचे की तरफ पूल में मौजूद वो एनर्जी काफी ज्यादा अजीब थी, उसकी वजह से मुझे बहुत ही ज्यादा इरिटेशन हो रही है। यह इन दोनों की ये बातें सुनकर एक गार्ड लड़की सामने की तरफ आकर कहती है कि क्या तुम तीनों आपस में भाई हो? ये तो काफी ज्यादा यूनिक और रेयर बात है, क्योंकि ऐसा नॉर्मली होता नहीं कि 3 भाई एक साथ असेंडेंट होकर यहाँ पर आ पाए। इवन की कैप्टन भी यहाँ पर किन्यू से काफी ज्यादा इंप्रेस दिखाई दे रही थी, क्योंकि मिडिल लेवल के गॉड्स भी यहाँ पर इस एसेंशन पूल में 3 घंटों तक स्टे नहीं कर सकते। तभी अचानक यहाँ पर इन तीनों के साथ आए हुए बाकी के दोनों एसेंशन वॉरियर भी इनके सामने आ गए, जहाँ पर वो लड़का खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोलता है कि मेरा नाम शीटियान और ये मेरी बीवी सॉन्ग हुई है। हम दोनों भी बिल्कुल तुम्हारी तरह साथ मिलकर यहाँ पर आए, ये कितनी किस्मत की बात है। जिस पर दूसरी तरफ किन्यू ने भी खुद को और अपने भाइयों को उससे इंट्रोड्यूस
डिफ्यूज करवा दिया था। पर तभी अचानक वहाँ पर मौजूद वो कैप्टन इन लोगों से कहती है कि अब चलो भी इस तरह से अपने अल्फाज जाया मत करो, क्योंकि वैसे भी ये डिवाइन रेल्म है, यहाँ पर दोस्तियां काम नहीं आती। चलो मैं तुम लोगों को डिवाइन रेल्म के मेन कस्टम के बारे में बताती हूँ। हमारे यहाँ का रूल है कि जो भी न्यू एसेंडेड डिवाइन रेल्म में आएगा उससे पहले 1000 साल तक डिवाइन स्पिरिट स्टोन माइन में होली एम्परर के लिए काम करना होगा, वो भी बिना कुछ खास कंपनसेशन के। अगर तुम लोगों ने वहाँ से भागने की कोशिश की या फिर रेजिस्ट करने की हिम्मत करी तो पूरा की पूरा डिवाइन रेल्म तुम्हारी जान के पीछे पड़ जाएगा। जिस पर किन्यू समझदारी का मुजाहरा करते हुए बिना रेजिस्ट किए हुए कहता है कि ठीक है, हम लोग समझ गए। दूसरी तरफ वो कैप्टन भी यहाँ पर किन्यू और बाकी सब लोगों से कहती है कि चलो ठीक है, फिर मेरे साथ आओ, मैं तुम लोगों को खदान की तरफ लेकर चलती हूँ। रास्ते में डिवाइन रेल्म के बारे में जितनी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं तुम लोगों को बता दूंगी। इसके बाद नेक्स्ट सीन हम लोगों को यहाँ डिवाइन स्पिरिट स्टोन माइंस का दिखाया जाता है, जहाँ पर रास्ते में चलते हुए कैप्टन साथ ही साथ इन लोगों को बता रही थी कि ये डिवाइन रेल्म नीचे की दुनिया की तरह बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर खुद की बॉडी से कॉन्शियस को अलग करना, टेलीपोर्टेशन करना या फिर हवा में उड़ना ये लो लेवल के गॉड्स नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी पावर्स यहाँ पर कम होती है। लेकिन जैसे जैसे जो गॉडली कल्टिवेटर दोबारा से पावरफुल होता रहे वो इन एबिलिटीज को भी अनलॉक कर पाएगा। जैसे कि एक मिडिल लेवल का डिवाइन बीइंग अपनी बॉडी से खुद की कॉन्शियसनेस को अलग कर सकता है, लेकिन वो कॉन्शियसनेस सिर्फ 10 मीटर की दूरी तक ही जा पाएगी। लेकिन दूसरी तरफ एक हाई रेल्म डिवाइन बीइंग की कॉन्शियसनेस पूरे 100 मीटर दूर तक जा सकती है। इस डिवाइन रेल्म में गॉड्स की पावर कई सारे रेल्म्स और लेवल्स में डिवाइडेड है, जैसे कि लो लेवल गॉड्स, मीडियम लेवल गॉड्स और साथ ही साथ हायर लेवल गॉड्स। ये तीनों डिवाइन बीइंग कहलाते हैं। इसके बाद आते हैं सेलेस्टियल गॉड्स, जो कि अलग अलग लेवल्स में डिवाइड है, जैसे कि सेलेस्टियल डिवाइन किंग्स, लेजेंडरी सेलेस्टियल लॉर्ड्स और भी कई सारे ऐसे रेल्म मौजूद है। लेकिन हम उनके बारे में डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारी पहुंच से बहुत ही बाहर है। जो सारी बातें सुनकर मिस सोंग हुई अपने हस्बैंड शीट यान से कहती है कि इसका मतलब कि अब हम लोग लो लेवल गॉड्स है, जो कि फिलहाल यहाँ पर मौजूद सबसे ज्यादा कमजोर है। इसका मतलब कि इन लोगों को दोबारा से मेहनत करते हुए अपना लेवल ब्रेक थ्रू करते हुए आगे जाना होगा। जो सुनकर तो हॉफी परेशान हो गया था और वो यहाँ पर कैप्टन से सवाल करते हुए पूछता है कि अगला लेवल ब्रेक थ्रू करने में हमें कितना समय लग सकता है। यहाँ पर वो कैप्टन बताती है कि फिलहाल तुम सब में से ज्यादा ताकतवर तो इस वक्त किन्यू है, लेकिन उसे भी अपना लेवल ब्रेक थ्रू करने में यहाँ पर कम से कम 10 लाख साल लग सकते हैं। यहाँ उस कैप्टन की ये सारी बातें जब किन्यू और उसके भाई सुन ही रहे थे, तभी अचानक उन्हें हवा में कुछ उड़ते हुए कल्टिवेटर दिखाई देते हैं, जिसमें से एक आदमी का नाम लॉर्ड विची था। और यहाँ पर वो कैप्टन बताती है कि यही वो आदमी है जो कि सेलेस्टियल डिवाइन स्पिरिट स्टोन माइंस का इंचार्ज है। ऐसा कहा जाता है कि डिवाइन रेल्म में हर 1 मिलियन डिवाइन बीइंग में से सिर्फ एक ही होता है जो कि सेलेस्टियल बीइंग बन पाए। और अगर यहाँ पर तुम लोगों की किस्मत इतनी अच्छी रही कि तुम लोग लेवल ब्रेक थ्रू करके सेलेस्टियल बीइंग बन पाए तो तुम लोग एक बार फिर से उड़ पाओगे। जो बात सुनकर हॉफी फन से सामने आकर उस कैप्टन से सवाल करते हुए पूछता है कि तुमने ये क्यों कहा कि हमें यहाँ पर कल्टिवेशन करने के लिए इस माइन में काम करना होगा? क्या कल्टिवेशन करने के लिए डिवाइन स्पिरिट स्टोन्स इतने ज्यादा जरूरी है? जिस पर वो कैप्टन जवाब देते हुए कहती है कि हाँ बेशक जरूरी है, क्योंकि यहाँ की डिवाइन एनर्जी बहुत ही ज्यादा वायलेंट है, इसलिए तुम उस वायलेंट डिवाइन एनर्जी को डायरेक्टली एब्सॉर्ब नहीं कर सकते, बल्कि तुम्हें अपनी कल्टिवेशन करने के लिए डिवाइन स्पिरिट स्टोन्स पर ही निर्भर करना होगा। लेकिन हाँ, अगर फ्यूचर में तुम लोगों को कभी मौका मिला और तुम लोग बड़ी सिटी में जाकर रहने लगे तो वहाँ की एनर्जी इतनी ज्यादा वायलेंट नहीं और तुम लोग उसे डायरेक्टली एब्सॉर्ब कर पाओगे। जो सारी बातें सुनकर हॉफी यहाँ पर अपने हाथ में कुछ एनर्जी इकट्ठा करके एब्सॉर्ब करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पा रहा था। इसलिए वो कहता है कि अब मैं समझा कि आखिर मैं इस एनर्जी को एब्सॉर्ब क्यों नहीं कर पा रहा। मुझे लग रहा था कि शायद मेरे कल्टिवेशन मेथड में कोई मसला आ गया। जो सुनकर वो लड़की जवाब देते हुए कहती है कि अब तुम लोगों को इस डिवाइन स्पिरिट स्टोन माइन में काम करते रहना होगा ताकि तुम लोग ज्यादा से ज्यादा स्पिरिट स्टोन इकट्ठा कर सको और इसी तरीके से तुम उन स्पिरिट स्टोन्स का इस्तेमाल करते हुए बड़ी सिटी में घर लेकर आराम से अपनी कल्टिवेशन जारी रख पाओगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले से ही कई सारे असेंडर इन खदानों में काम कर रहे थे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा स्पिरिट स्टोन्स इकट्ठा कर सके, लेकिन फिर भी ये बस मेहनत मजदूरी वाला काम लग रहा था जिस साइकिल से वो लोग शायद कभी भी ना निकल पाए। यहाँ पर मौजूद वो कैप्टन हाफी और उसके बाकी के सारे दोस्तों से कहती है कि इस जगह पर जरा संभल कर रहना, तुम लोग रश करते हुए किसी से भी पंगा नहीं ले सकते, क्योंकि अगर गलती से भी तुम लोगों ने किसी हाई ग्रेड की गॉड को ऑफेंड कर दिया तो तुम लोगों की जान उसी सेकंड चली जाएगी। यहाँ ये सब बताते हुए वो कैप्टन इन लोगों को एक और लड़की के पास ले आती है जो कि काफी ज्यादा सख्त मिजाज की लग रही थी, क्योंकि एक आदमी उससे भीख मांग रहा था कि प्लीज इस बार मुझ पर थोड़ा सा रहम करिए, मेरे पास इस बार उतने स्पिरिट स्टोन नहीं जो कि मुझे आपको देने हो, वरना मैं इस तरह से अपनी कल्टिवेशन कैसे कर पाऊंगा। लेकिन वो लड़की उसकी कोई भी बात ना सुनते हुए कहती है कि रूल्स होते हैं, तुम्हें ये स्पिरिट स्टोन्स तो देने ही होंगे। जो सब कहते हुए अचानक से उस लड़की लैन की नजर यहाँ पर किन्यू और उसके बाकी के सारे दोस्तों पर भी पड़ गई थी, जिन्हें देखकर कहती है कि अच्छा यानी कि तुम लोग वो न्यू बैच ऑफ एसेंडर्स हो, चलो टाइम जाया मत करो और काम पर शुरू हो जाओ। जो कहते हैं मिस लैन ने यहाँ पर
इन लोगों को एक एक पोटली और साथ ही साथ कुछ इंस्ट्रूमेंट दे दिए थे जिनका इस्तेमाल करते हुए ये इन खदानों में से स्पिरिट स्टोन्स निकाल सके। जहाँ साथ ही साथ वो इन्हें बता दिया है कि तुम लोगों को इस खदान में पूरे 1000 साल तक काम करना ही होगा, जिसमें से हर एक साल तुम लोग 3600 लो ग्रेड के डिवाइन स्पिरिट स्टोन होली एम्परर के लिए हमें जमा कराओगे। यहाँ ये सारी इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद ये सब लोग अपने अपने काम पर रवाना होते हुए एक दूसरे से अलग हो गए। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लोग यहाँ पर किन्नी और उसके भाइयों को देखते हैं, जहाँ पर हाउफी कह रहा था कि आखिर मैंने क्या क्या नहीं सोचा था। मुझे तो लगा था कि एक बार हम लोग डिवाइन रेल में चले जाए उसके बाद मजे ही मजे होंगे, लेकिन यहाँ पर तो आकर हमें मजदूरों की तरह काम करना पड़ रहा है। जिस पर किन्यू जवाब देते हुए कहता है कि ये डिवाइन रेल बिल्कुल भी कोई नॉर्मल जगह नहीं, यहाँ पर चीजें वाकई में काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाली है। इसी वजह से कई सारे गॉड इस जगह को छोड़कर भाग जाते थे, लेकिन हम भगोड़े नहीं बल्कि हम इस मुश्किल को जल्दी पार करके यहाँ से आगे की तरफ चले जाएंगे। फिलहाल हम लोगों को इस डिवाइन रेल्म के बारे में और ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकलवानी होगी, जो कहती है किन्यू यहाँ पर अपने भाइयों के साथ मिलकर जियांगलिंग आर्टिफैक्ट के सेकंड फ्लोर में आ चुका था, जहाँ किन्यू का बटलर सोल पपेट मौजूद है। और यह सोल पपेट पहले मास्टर चिमी का बटलर हुआ करता था, जो कि डिवाइन रेल्म से ही नीचे इमोर्टल रेल्म में आई हुई थी, इसलिए इसे डिवाइन रेल्म के बारे में काफी कुछ इन्फॉर्मेशन मालूम थी। यह वो बटलर किन्यू और उसके भाइयों को बताता है कि तुम लोगों की इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है, बड़ी सिटीज की डिवाइन एनर्जी तुम लोग आसानी के साथ एब्सॉर्ब करके कल्टीवेशन कर सकते हो, लेकिन बड़ी सिटीज में जाकर रहने के लिए भी तुम्हें बहुत सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स की जरूरत पड़ेगी, जो कि ऑर्डिनरी डिवाइन बीइंग्स तो कलेक्ट ही नहीं कर पाते, जिस वजह से उनकी जान हमेशा खतरे में रहती है। एक तो उन लोगों को वायलेंट एनर्जी का सामना करना पड़ता है, साथ ही साथ उनका सामना अगर किसी टेरिफाइंग बीस्ट से हो जाए तो उनकी जान भी जा सकती है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उनसे पावरफुल गॉड्स उन्हें जान से मार सकते हैं सिर्फ कुछ ट्रेजर्स की लालच में आकर। यानी कि अगर सिंपल बात करूं तो डिवाइन रेल्म में सिर्फ ताकतवर ही राज करेगा, जबकि कमजोर मारा जाएगा। मेरे पुराने मास्टर चिमी भी इस बात को अच्छे से जानते थे, इसलिए जब वो डिवाइन रेल्म में असेंड हुए थे तो उन्होंने हजारों मील का सफर तय करते हुए कई सारे पावरफुल आर्टिफैक्ट्स रिफाइन कर लिए थे, जिन ट्रेजर्स के होते हुए मास्टर चिमी को कोई भी सेलेस्टियल बीइंग, इवन की लेजेंडरी सेलेस्टियल डिवाइन किंग भी अपने सामने घुटनों पर लाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते थे। जो सारी बातें सुनकर किन्मो अपने मन में कहता है कि मुझे भी मास्टर चिमी की तरह पावरफुल होना होगा, वरना मैं कभी भी अपने प्यार को हासिल नहीं कर पाऊंगा। यही सब सोचते हुए आखिरकार किन्यू ने फैसला कर लिया था। वो अपने भाइयों को बताता है कि मैं इस जियांगलिन रेल्म में रहकर मास्टर चिमी के फॉर्मेशंस को सीखूंगा ताकि मैं खुद को ताकतवर कर सकूं। दूसरी तरफ हाउफी भी जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, मैं खुद भी इस जियांगलिन रेल्म में ही रहकर कल्टीवेट करूंगा, मैं भी यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला इस खदानों में काम करने के लिए। असल में इन लोगों को खदानों में काम करने की कोई जरूरत थी ही नहीं, क्योंकि मास्टर चिमी ने पहले ही कई सारे स्पिरिट स्टोन्स पीछे की तरफ छोड़े हुए थे, जो कि किन्यू का बटलर इन लोगों के लिए ले आएगा। यानी कि हर साल ये लोग वो कीमत आसानी के साथ होली एम्परर को पे कर सकते हैं और इन लोगों को काम करने की कोई जरूरत नहीं। इसलिए किन्यू यहाँ पर अपने बटलर का शुक्रिया अदा कर रहा था। साथ ही साथ वो हाउफी से कहता है कि क्या तुम लोगों को कुछ पावरफुल वेपन्स चाहिए, जो सुनकर हाउफी एक्साइटेड होकर सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर तुम किन पावरफुल ट्रेजर्स की बात कर रहे हो। जो सुनते ही किन्यू ने मास्टर चिमी के पीछे छोड़े हुए 3 पावरफुल ट्रेजर फौरन बाहर निकाल लिए थे, जिसमें से एक फ्लाइंग चैरियट था, सेकंड सिल्क ग्लव था और तीसरा था गॉड लॉकिंग टावर। यहाँ किन्यू का बटलर ये देखकर कहता है कि मास्टर चिमी ने ये ट्रेजर आपके लिए छोड़े थे और ये बहुत ही ज्यादा कीमती है, जिस पर किन्यू जवाब देते हुए कहता है कि मेरे भाइयों से मेरे लिए कीमती और कोई भी चीज नहीं। इवन कि किन्यू के भाई भी वो ट्रेजर नहीं लेना चाहते थे, लेकिन किन्यू उनसे कहता है कि नहीं, तुम्हें ये ट्रेजर रखने ही होंगे, ये तुम लोगों की कमियों को पूरा कर सकता है। जैसे कि किन्यू ने फ्लाइंग चैरियट यहाँ पर हाउफी के हवाले कर दिया था, क्योंकि ये फ्लाइंग चैरियट हाउफी को उड़ने में मदद कर सकता है और इसकी रफ्तार बहुत ही ज्यादा तेज होगी। दूसरी तरफ सिबल के पास तो पहले से ही विंग्स थे और किन्यू खुद के लिए भी कुछ न कुछ सोच लेगा। जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि सेकंड सिल्क ग्लव्स यहाँ पर किन्यू ने सेबल के हवाले कर दिए थे। सिल्क ग्लव्स का इस्तेमाल करते हुए सेबल की स्ट्रेंथ पहले से इंक्रीज हो जाएगी, जिस वजह से सेबल अपने क्लाउड पियर्सिंग स्पीयर को और ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर पाएगा। साथ ही साथ उसके पास और भी कुछ स्पेशल टेक्निक्स आ जाएगी। और आखिरी में गॉड लॉकिंग टावर था, जो कि किन्यू ने खुद के पास रख लिया। यहाँ ये तीनों ट्रेजर्स बांटने के बाद किन्यू अपने भाइयों से कहता है कि मैं सेकुल्यूशन में जा रहा हूँ मास्टर चिमी के फॉर्मेशन अरे को सीखने के लिए, जो कहती है किन्यू फौरन से यहाँ टेंपल ऑफ मिस्ट्री चला गया। जिसके बाद पीछे की तरफ मौजूद सेबल और हाउफी भी किन्यू को ना निराश करने के लिए एक दूसरे के साथ मेहनत करते हुए अपनी कल्टीवेशन पर काम करने शुरू हो गए। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ टेंपल ऑफ मिस्ट्री के अरे स्पेस में आ जाता है, जहाँ पर मास्टर चिमी पूरे 900 स्क्रोल्स ऑफ फॉर्मेशंस छोड़कर गया हुआ था। इन फॉर्मेशंस के बारे में जानते हुए किन्यू को मालूम होता है कि फॉर्मेशन टोटली 3 तरह के होते हैं, जिनमें से किलिंग फॉर्मेशन, डिफेंस फॉर्मेशन और ट्रैपिंग फॉर्मेशन कॉमन है। मास्टर चिमी के बारे में कहा जाता था कि उनके फॉर्मेशन टेक्निक्स बहुत ही ज्यादा खास थे और इसी वजह से कोई भी पावरफुल से पावरफुल गॉड उन्हें हरा नहीं पाता था। और इसी वजह से किन्यू भी उन्हीं के फॉर्मेशन टेक्निक्स को सीखना चाहता है। जहाँ पर पीछे बैकग्राउंड में मास्टर चिमी की आवाज सुनाई दे रही थी, जो कि किन्यू
किन्यू को इन्फॉर्मेशन के बारे में सिखाते हुए बता रहा था कि नॉर्मल फॉर्मेशन अरेज को तोड़ना बहुत ही आसान काम है। इसी वजह से जब भी तुम किसी फॉर्मेशन अरे को बनाना चाहो तो उसे तुम्हें ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लेक्स करके रखना होगा। जितने ज्यादा फॉर्मेशन अरे एक साथ कंबाइन होकर इस्तेमाल होंगे उतनी ही ज्यादा फॉर्मेशन तुम्हारी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, जिसके बारे में वो सबसे पहले यहाँ किन्यू को एग्जाम्पल देते हुए उसे किलिंग फॉर्मेशन के अंदर डाल देते हैं। इस किलिंग फॉर्मेशन के अंदर किन्यू को डाल दिया गया जहाँ कई सारे बड़े बड़े स्टोन किन्यू पर गिर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ किन्यू उन बड़े बड़े स्टोन से बचते हुए कैसे तैसे उस फॉर्मेशन कोर को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से ये किलिंग फॉर्मेशन टूट गई। लेकिन मास्टर चिमी ने इस किलिंग फॉर्मेशन के नीचे ही ट्रैपिंग फॉर्मेशन लगाया हुआ था, जिसकी वजह से जैसे ही किन्यू ने किलिंग फॉर्मेशन को तोड़ा वो फर्नेस से ट्रैपिंग फॉर्मेशन के अंदर गिर गया। इसके बाद हम देखते हैं कि किन्यू लगातार उनमें से हर एक फॉर्मेशन अरे को बारी बारी करके तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो जितनी मर्जी बार एक फॉर्मेशन अरे को तोड़ता जाता वो हमेशा दूसरे फॉर्मेशन अरे में फंस जाता। किन्यू को भी धीरे धीरे समझ आने शुरू हो गया था कि यहाँ पर फॉर्मेशन अरे की मल्टीपल लेयर्स है जो कि किसी डेड एंड की तरह काम करते हैं, यानी कि मुझे इन फॉर्मेशन अरे को तोड़ना नहीं बल्कि यहाँ से एक्सिट का दरवाजा ढूंढना होगा। जो सब सोचते हुए किन्यू ने उस फॉर्मेशन अरे को अच्छे से स्कैन करना शुरू कर दिया और उसे क्रिस्टल थोड़ा सा अजीब लगा, इसलिए किन्यू उसे क्रिस्टल की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। इससे पहले कि किन्यू यहाँ पर अपनी सोड का इस्तेमाल करते उस क्रिस्टल पर हमला कर पाता तभी अचानक उसके सामने इल्यूशनरी अरे एक्टिवेट हो गया जो कि किन्यू के लवर के फॉर्म में एक्टिवेट हो चुकी थी, जिसकी वजह से किन्यू उस पर हमला नहीं कर पा रहा। अगला अरे एक थंडर अटैकिंग फॉर्मेशन अरे होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि किन्यू पर बिजलियां गिरने लगी थी, लेकिन दूसरी तरफ किन्यू ने अपनी तलवार के अंदर वो सारी की सारी बिजलियां संभाली, जिसके बाद दूसरी तरफ किन्यू खुद को शांत करते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये एक इल्यूशन है, लेकिन फिर भी वो मिस जियांगली पर हमला नहीं करना चाहता था। उल्टा वो अपनी तलवार को तेजी के साथ उसके पास से गुजारते हुए फौरन उस क्रिस्टल पर हमला कर देता है, जिस क्रिस्टल के टूटते ही किन्यू फॉर्मेशन से बाहर आ गया, जिसका मतलब कि अब किन्यू ने फॉर्मेशन के बारे में थोड़ा बहुत कुछ सीख लिया है। वो खुश होते हुए कह रहा था कि अब मैं समझ चुका हूँ कि फॉर्मेशन अरे चाहे जितना मर्जी कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उसके अंदर कोई ना कोई एक्सिट डोर मौजूद होगा। यहाँ किन्यू इसी अंडरस्टैंडिंग की वजह से फर्स्ट रेल्म फॉर्मेशन मास्टर बन चुका था, जिस प्रोसेस में किन्यू को पूरे 6 साल लगे थे, लेकिन इन लोगों के लिए ये 6 साल 6 दिन के बराबर है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किन्यू अपने भाइयों के साथ मिलकर यहाँ बाहर डिवाइन स्पिरिट स्टोन माइन में निकल आया था। ये लोग आपस में डिस्कशन कर रहे थे जहाँ पर हाउफी कह रहा था कि किन्यू तुम्हारे उस फ्लाइंग चैरियट की वजह से मेरी ताकत 10 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। अब तो मैं इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ कि मैं इस सेबल को तो आसानी के साथ हरा दूं। जिस पर दूसरी तरफ सेबल भी जवाब देते हुए कहता है कि ख्वाब देखते रहो, मैंने अपने सिल्क ग्लव्स को अच्छे से मास्टर कर लिया है, जिस वजह से मेरी ताकत तो इंक्रीज हुई ही है, लेकिन साथ ही साथ मैं सिल्क थ्रेड भी क्रिएट कर सकता हूँ जो कि नेट की तरह तुम्हें जकड़ कर रख देगी। यहाँ पर ये लोग आपस में इसी तरह की बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक वहाँ पर शीटियान और उसकी बीवी सोंग हुई आ गए, जो कि किन्यू और उसके भाइयों को देखकर कहते हैं कि तुम लोगों से पूरे 600 साल बाद मिलकर मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है। दोस्तों ये इसलिए क्योंकि जियांगलिन आर्टिफैक्ट ट्रेजर के अंदर एक साल 100 साल के बराबर होता है, यानी कि किन्यू और उसके भाइयों के 6 साल यहाँ के 600 साल के बराबर है और अब इन लोगों को बस सिर्फ 400 साल और काम करना होगा। यहाँ किन्यू देखता है कि शीटियान और सोंगहुई पहले से ज्यादा स्पिरिट स्टोन की कीमत अदा कर रहे थे, इसलिए किन्यू से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर तुम लोग 3600 से ज्यादा स्पिरिट स्टोन उन्हें क्यों दे रहे हो, जिस पर शीटियान बताता है कि असल में लॉर्ड यानियो ने हमसे वादा किया था अगर हम उन्हें ज्यादा स्पिरिट स्टोन देते हैं तो वो बदले में हमें भी फेवर करेंगे जब खदानों के अंदर हमारा टाइम कंप्लीट हो जाएगा और हमें यहाँ से किसी दूसरे विलेज में भेजा जाएगा, तो तब वो हमें एक अच्छी सिटी के अंदर भेजेंगे जहाँ पर हम लोग आराम से कल्टीवेशन कर सके। क्या तुम लोगों को ये बात मालूम नहीं, अगर तुमने उन्हें फेवर नहीं किया तो हो सकता है कि वो तुम्हें एक गंदी विलेज में भेज दे जहाँ की डिवाइन एनर्जी वायलेंट हो और तुम लोग वहाँ पर कभी भी कल्टीवेशन नहीं कर पाओगे। ये सारी बातें सुनकर किन्यू जवाब देते हुए कहता है कि चलो कोई बात नहीं, हमारी फिक्र ना करे, क्योंकि किन्यू और उसके भाइयों के पास कई सारे आर्टिफैक्ट और ट्रेजर्स थे, उन्हें भला क्या ही फिक्र होनी थी। लेकिन ये सब कहती है अचानक से किन्यू ने वहाँ पर किसी को आता हुआ महसूस कर लिया था, जिसे देखकर तो चारों तरफ हलचल मच चुकी थी। वो असल में एक डिमोनिक सेंट्रीपीड बीस्ट था जो कि लेवल 9 की डीमन एम्परर की बराबर है। वो यहाँ इसी खदानों में रहा करता था जो कि कभी कभी बाहर आकर लो लेवल गॉड्स को जान से मार डालता है। इसलिए जब वहाँ पर मौजूद लोगों को इस बारे में मालूम हुआ तो सब लोग ही अपनी जान बचाकर यहाँ वहाँ भाग रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ किन्यू और उसके भाइयों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता। उल्टा इन लोगों ने तो अपने वेपन्स बाहर निकाल लिए थे क्योंकि ये इन लोगों के लिए प्रैक्टिस करने के लिए एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी। यहाँ जैसे ही वो डिमोनिक सेंट्रीपीड भी इन लोगों के सामने आता है तभी अचानक हाउफी ने सबसे पहला स्लैश अटैक उस पर चल दिया था। जो स्लैश अटैक इतना ज्यादा पावरफुल है कि यहाँ पर उस सेंट्रीपीड का एक हाथ कटकर नीचे गिर जाता है और इसी बात ने उस सेंट्रीपीड बीस्ट को और भी जरा गुस्सा दिला दिया था, इसलिए वो गुस्सा होते हुए जोर जोर से इन पर दाड़ने लगा। लेकिन दूसरी तरफ सेबल काफी कूल तरीके से सामने की तरफ बढ़ते हुए अपने क्लाउड पियर्सिंग स्पीयर को लेकर कहता है कि अब मेरी बारी। जो कहते हैं सेबल यहाँ अपने स्पीयर को लेकर तेजी के साथ उस सेंट्रीपीड बीस्ट की तरफ भागना शुरू कर देता
है। साथ ही साथ वो रास्ते में उसके हर एक हमले को भी डॉज कर रहा था। अचानक से सेबल हवा में जंप करते हुए यहाँ पर अपने स्पीयर को उसकी बॉडी में घुसाने की कोशिश करने लगा, लेकिन दूसरी तरफ उस डीमन सेंटीपीड की स्किन तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जिसके आर पार सेबल का स्पीयर जा ही नहीं रहा। ये देखकर तो सेबल को भी थोड़ी सी हैरानगी हो गई थी, जबकि हम देखते हैं कि वो सेंटीपीड अपने पूंछ का इस्तेमाल करते हुए सेबल को हिट करने की कोशिश करता है, पर तभी अचानक हाफी फरस से बीच में आकर यहाँ अपने स्टाफ का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। साथ ही साथ वो सेबल का मजाक उड़ाते हुए कह रहा था कि शायद तुमने इसे कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया। ये सुनकर सेबल जवाब देते हुए कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जो कहती है सेबल ने फरस से हवा में दोबारा से जंप लगा दी। साथ ही साथ इस बार सेबल ने अपने सिल्क ग्लव्स की पावर को भी एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी वजह से वो इस बार सेंटीपीड को अपने स्पेयर का इस्तेमाल करते हुए इंजर्ड कर पाया। और सिर्फ इसी के साथ सेबल रुकता नहीं, बल्कि उसने अपने सेकंड सिल्क ग्लव का इस्तेमाल करते हुए सिल्क थ्रेड्स बनाकर फरस से उस सेंटीपीड को जकड़ भी लिया था, ताकि वो अपनी जगह से मूव ना कर पाए। लेकिन ये टेक्निक भी सिर्फ कुछ ही सेकंड्स तक काम कर पाई। इसके बाद हम देखते हैं कि उस डिमोनिक सेंटीपीड ने फरस से अपनी फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए यहाँ गुस्से के साथ खुद को आजाद करवा लिया था, जबकि इसके बाद वो अपनी पूंछ का इस्तेमाल करते हुए फरस से इन दोनों को हिट करके पीछे भी हटा देता है। दूसरी तरफ सेबल और हफी ये देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज थे। सेबल कहता है कि मैंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल किया, उसके बावजूद भी मैं सिर्फ इस डिमोनिक सेंटीपीड के शेल को थोड़ा बहुत डैमेज कर पाया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्या इस डिवाइन रेल्म का हर एक बीस्ट और कल्टीवेटर इतना ही ज्यादा ताकतवर होगा? तभी अचानक दूसरी तरफ हम उस सेंटीपीड को देखते हैं, जिसकी आंखें चमकने लगी। साथ ही साथ वो इंसानों की तरफ बात करते हुए कह रहा था कि अब तुम दोनों मरना डिजर्व करते हो, और ये कहती वो अपनी टेंटिकल का इस्तेमाल करते हुए अभी उन दोनों पर हमला करने ही वाला था। जो देखकर तो हफी और सेबल ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन जब वो आंखें खोलते हैं तो उन्हें देखने को मिलता है कि किन्यू ने वक्त रहती फरस से सामने की तरफ आकर सिर्फ एक ही हाथ का इस्तेमाल करते उस अटैक को ब्लॉक कर दिया था। साथ ही साथ किन्यू यहाँ पर अपने भाइयों से कहता है कि तुम दोनों पीछे हट जाओ, इसके साथ मैं अपने फॉर्मेशंस का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। जो सुनकर किन्यू के भाई बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। दूसरी तरफ किन्यू भी जंप करते हुए फरस से पीछे आ चुका था, जहाँ वो इस डीमन सेंटीपीड की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं तुम पर लो लेवल फॉर्मेशन का इस्तेमाल करूंगा, ताकि मैं जान सकूं कि उस फॉर्मेशन की पावर कितनी है। ये कहती है किन्यू ने अपने सबसे लो लेवल ट्रैपिंग फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर उस डिमोनिक सेंटीपीड को इसके अंदर कैद कर दिया। जो देखकर तो उस डिमोनिक सेंटीपीड को काफी ज्यादा गुस्सा रहा था। वो चारों तरफ हमला करते उस फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पा रहा। जो देखकर दूसरी तरफ नीचे मौजूद किन्यू ने अपने सेकंड किलिंग फायर फॉर्मेशन का भी इस्तेमाल कर दिया। इस सेकंड फॉर्मेशन की वजह से उस डिमोनिक सेंटीपीड की बॉडी पर फ्लेम का एक हमला हो गया, जिसकी वजह से उसकी बॉडी जोर जोर से जलने लगी और उसे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। इसी तरह से तकलीफ में उसे झटपटाता हुआ दूसरी तरफ किन्मू भी देखते हुए यही सोच रहा था कि पता नहीं आखिर ये लो लेवल फॉर्मेशन इसके सामने कितनी देर टिकेगी। किन्यू का बस ये कहना ही था कि तभी अचानक हम देखते हैं कि दूसरी तरफ उस डिमोनिक सेंटीपीड ने फॉर्मेशन आई ढूंढ ली थी, जिसकी वजह से वो इस फॉर्मेशन को तोड़ पाया। ये देखकर किन्यू को अफसोस नहीं होता, बल्कि वो खुश होते हुए अपने मन में कह रहा था कि कहना पड़ेगा मास्टर चिमी के फॉर्मेशन सच में कमाल के हैं। सिर्फ एक लो लेवल फॉर्मेशन अगर इतनी पावर रखती है तो एक हाई ग्रेड की फॉर्मेशन कितनी खतरनाक होगी। यहाँ जब किन्यू नीचे खड़ा होकर खुश होते हुए ये सब सोच रहा था, तो सामने की तरफ मौजूद वो डीमन सेंटीपीड गुस्सा होते हुए कहता है कि मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। ये कहते हुए उसने अपने टेंटिकल का इस्तेमाल करते हुए फरस से यहाँ किन्यू पर हमला कर दिया। जो देखकर उसके भाई तो घबरा चुके थे, लेकिन इससे पहले कि वो लोग आगे बढ़कर यहाँ किन्यू को बचाने के लिए जा पाते, तभी अचानक वो लोग सरप्राइज हो गए। उन्हें एक अजीब नजारा अपनी आंखों के सामने देखने को मिला कि किन्यू बिना सेलेस्टियल गॉड रेल्म में इंटर होने के बावजूद भी हवा में उड़ पा रहा था, वो भी अपने मिटियोर टीयर की वजह से, क्योंकि इस मिटियोर टीयर ने किन्यू की स्पिरिचुअल पावर एक सेलेस्टियल लेवल तक इनहेंस कर दी थी। दूसरी तरफ जब उस डीमन सेंट्रीपीड ने भी किन्यू को हवा में उड़ता हुआ देखा तो वो इसे एक सेलेस्टियल बीइंग समझ लेता है, इसलिए वो डर के मारे वहां से भागना चाहता था। लेकिन दूसरी तरफ किन्यू ऐसा होने नहीं देता, बल्कि उसने पहली दफा अपने गॉड लॉकिंग टावर आर्टिफैक्ट की पावर का इस्तेमाल किया, जिसके एक्टिवेट होती है अंदर से चेंज निकलते हुए फरन उस डिमोनिक सेंटीपीड को जकड़ लेती है, जिसे कैप्चर करने के बाद वो फरन उसे एब्सॉर्ब कर लेती है, ताकि बाद में उसकी पावर्स को किन्यू रिफाइन कर सके। किन्यू भी यहाँ पर उस डिमोनिक सेंटीपीड को हराने के बाद फरन से नीचे अपने भाइयों के पास आ चुका था, जहाँ पर हाफी एक्साइटेड होते हुए कहता है कि ब्रदर किन्यू तुम उड़ सकते हो, जिस पर किन्यू जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, लेकिन इसके बारे में हम लोग यहाँ से चलकर कहीं और बैठकर बात करेंगे। जो सुनकर किन्यू और उसके भाई इससे पहले कि यहाँ से जा पाते, तभी अचानक वहाँ पर कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं, जिन्होंने फौरन से किन्यू और उसके भाइयों को चारों तरफ से घेर लिया। साथ ही साथ वहाँ पर लॉर्ड वीची भी आ चुके थे, जो कि आते साथ ही कहते हैं कि मुझे मालूम हुआ कि यहाँ पर एक डिमोनिक सेंट्रीपीड था और उसकी किसी के साथ अंडरग्राउंड फाइट हो रही थी। क्या तुम बता सकते हो कि आखिर वो डिमोनिक सेंट्रीपीड गया कहाँ पर? और साथ ही साथ मुझे ये भी बताओ कि कौन था वो वॉरियर जो कि उसके साथ फाइट लड़ रहा था। ये सुनकर किन्यू समझदार बनते हुए आगे आकर लॉर्ड वीची से कहता है कि हम लोग तो नहीं जानते कि उस डिमोनिक सेंट्रीपीड के साथ किसने फाइट की और वो गया कहाँ पर। हम तो खुद काफी ज्यादा कमजोर है, हम लोगों में इतनी ज्यादा ताकत नहीं कि हम इतने खतरनाक
खतरनाक डिमोनिक सेंटीपीड का मुकाबला कर सके। इसलिए मैं और मेरे भाई उस डिमोनिक सेंटीपीड से अपनी जान बचाने के लिए उन पत्थरों के पीछे छुप चुके थे, जिन पत्थरों के ऊपर डिमोनिक सेंटीपीड के नाखूनों के निशान थे। इसलिए यहाँ पर लॉर्ड वीची को लगता है कि शायद ये तीनों सच कह रहे होंगे। इवन कि जब वो अपने 16 इसका इस्तेमाल करते हुए इन तीनों के पावर लेवल्स को चेक करते हुए कहता है कि उस डिमोनिक सेंटीपीड को हराने के लिए एक सेलेस्टियल बीइंग होना जरूरी है। लेकिन इन तीनों की पावर लेवल्स को देखकर लगता है कि ये तो अभी मामूली डिवाइन बीइंग है, ये कभी भी उस पावरफुल डिमोनिक सेंटीपीड को नहीं हरा पाएंगे। इसलिए अब लॉर्ड वीची को इन लोगों पर शक नहीं हो रहा था, बल्कि वो अपने साथियों को लेकर उस डिमोनिक सेंटीपीड की तलाश करने के लिए फौरन से यहाँ से रवाना हो गया। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ किन्यो और उसके भाई वापस से जियांगलिन आर्टिफैक्ट आ चुके थे। यहाँ पर किन्यो अपने भाइयों को बता रहा था कि बेशक मीटियोर टीयर का इस्तेमाल करते हुए मैं फ्लाई तो कर सकता हूँ, लेकिन अभी भी मेरी सेलेस्टियल पावर लॉर्ड वीची जितनी पावरफुल नहीं, यानी कि अगर उसकी और मेरी 1 वर्सेस 1 फाइट हो जाए तो मैं कभी भी उसे हरा नहीं पाऊंगा। ये बात किन्यो को एहसास दिला रही थी कि इन तीनों भाइयों को पहले से ज्यादा ताकतवर होना होगा, वरना ये लोग यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जिसके लिए किन्यो ने अपने भाइयों से कहा कि हम लोग सिर्फ अपने ट्रेजर पर पूरी तरीके से डिपेंड्स नहीं हो सकते, बल्कि साथ ही साथ हमें अपनी सोल और बॉडी को भी ताकतवर करना होगा, ताकि फ्यूचर में अगर हमारा सामना किसी पावरफुल कल्टिवेटर से हो जाए तो हम लोग मारे ना जाए। हफी और सेबल दोनों ही किन्यो की इन बातों से एग्री करते थे, इसलिए वो दोनों यहाँ से कल्टिवेशन करने के लिए रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ किन्यो भी कुछ और पावरफुल फॉर्मेशन टेक्निक सीखने के लिए वापस से उसी फॉर्मेशन अरे स्पेस में आ चुका था, जहाँ किन्यो याद करता है कि पिछली बार उसके फॉर्मेशन अरे को उस डिमोनिक सेंटीपीड ने तोड़ दिया था। इस बार का उसका फॉर्मेशन अरे पहले से ताकतवर होना चाहिए। उसे पहले फॉर्मेशन अरे के बारे में डीपली अंडरस्टैंड करना होगा, ताकि वो समझ सके कि फॉर्मेशन अरे की कमजोरियां क्या होती है और वो इन कमजोरियों पर काम करे, उन्हें और ज्यादा ताकतवर बना पाए। जिन फॉर्मेशन की कमजोरियों के बारे में यहाँ पर किन्यो अपने बटलर फू से भी सवाल करता है, जिस पर बटलर फू जवाब देते हुए कहता है कि सबसे पहले तो ये कि मैं फॉर्मेशन की कमजोरियों के बारे में कुछ नहीं जानता, और दूसरी बात ये कि मैं आपको कांग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आपको सिर्फ 600 साल लगे फर्स्ट लेवल का फॉर्मेशन मास्टर बनने के लिए। इवन की दूसरी तरफ मास्टर चिमी को भी फर्स्ट लेवल फॉर्मेशन मास्टर बनने के लिए एटलीस्ट 1 मिलियन ईयर्स लगे थे, जो कि इस बात को प्रूव कर रहा था कि किन्यो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। लेकिन अभी भी किन्यो को ये बात समझ नहीं आ रही थी, फिर आखिर उस डिमोनिक सेंटीपीड ने आसानी के साथ मेरे फॉर्मेशन अरे को डिस्ट्रॉय कैसे कर दिया था। इस सवाल का जवाब देने के लिए बटलर फू यहाँ पर किन्यो को बताता है कि मैं अपने फॉर्मेशन को टूटने से बचाने के लिए उसे काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर देता हूँ, जिसकी एग्जांपल देते हुए बटलर फू ने वहाँ पर किन्यो के आसपास फौरन एक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लिया था, जिस फॉर्मेशन के अंदर कई सारी स्पिरिचुअल वायर्स बिछी हुई थी, और किन्यो जब गलती से उनमें से किसी भी वायर को टच करता तो कोई ना कोई दूसरा फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता, जैसे कि फ्लेम फॉर्मेशन या फिर थंडर फॉर्मेशन, और किन्यो पर लगातार इसी तरह से हमले हो रहे थे, यानी कि दुश्मन को कभी भी संभलने का मौका ही नहीं मिल पाएगा। यहाँ बटलर फू इसके बाद अपने फॉर्मेशन को खत्म कर देते हैं। दूसरी तरफ किन्यो को भी अब थोड़ा थोड़ा करके समझ आने लगा। असल में जो मास्टर चिमी ने पीछे की तरफ फॉर्मेशन के 900 स्क्रॉल्स छोड़े थे, मुझे उन्हें अलग अलग करके नहीं सीखना, बल्कि मुझे उन सबको एक साथ सीख कर कंबाइन इस्तेमाल करना है, और अगर मैं उन्हें कंबाइन इस्तेमाल करता हूँ तो मेरी फॉर्मेशन काफी सारा कॉम्प्लेक्स होगी, और इसी कंबाइन फॉर्मेशन को ओशियन ऑफ फॉर्मेशन का नाम दिया गया था। फॉर्मेशन ओशियन को सीखने के लिए दूसरी तरफ मास्टर चिमी को भी पूरे 1 बिलियन साल तक की मेहनत लगी थी, तो इसे पूरी तरीके से मास्टर करना शुरू में किन्यो के लिए भी आसान नहीं होगा। जैसे जैसे उसका लेवल ब्रेक थ्रू हो, शायद वो इसे बाद में मास्टर कर पाए। यहाँ इस फॉर्मेशन ओशियन को समझते हुए साथ ही साथ किन्यो महसूस करता है कि उसकी बॉडी के अंदर मौजूद ओरिजिन रेल्म भी चेंज होने लगा है, जो ओरिजिन किसी ऑरा बॉल की तरह लग रहा था, और उसके पास स्पेस में भी डिस्ट्रप्शन थी, यानी कि किन्यो अपनी ओरिजिन रेल्म के लेट स्टेज में जाने के लिए काफी ज्यादा नजदीक है। यहाँ ये सब करते हुए बाकी के 4 साल भी गुजर गए थे, यानी कि बाहर के 400 साल। इसलिए किन्यो, हाउफी और सेबल के यहाँ से जाने का वक्त आ चुका था, जिसके लिए ये लोग कैप्टन ल्यूफी से जाकर मिलते हैं। कैप्टन ल्यूफी यहाँ पर तीनों को एक एक टोकन देते हुए कहती है कि किन्यो, तुम काफी ज्यादा जिद्दी हो। मैं हैरान हूँ कि तुमने लॉर्ड यानयू को कोई भी रिश्वत नहीं दी अच्छी सिटी में जाने के लिए, और इसी वजह से तुम लोगों को फूजी विलेज में बेचा जा रहा है। जिस बात से किन्यो और उसके भाइयों को तो कोई भी एतराज नहीं था। दूसरी तरफ कैप्टन ल्यूफी भी यहाँ पर किन्यो और उसके भाइयों को फ्यूजी विलेज की तरफ लेकर जाना शुरू हो गई। रास्ते में उन्हें बताती है कि ये विलेज बिल्कुल भी अच्छी जगह नहीं, क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ की डिवाइन एनर्जी वायलेंट है। इसके अलावा यहाँ के सिटी लॉर्ड को हमेशा हेलोंग पॉन्ड वाले धमकाते रहते हैं, जहाँ मजबूरन इस सिटी के लोगों को हर साल 10 गुना हेलोंग पॉन्ड वालों को टैक्स भी देना पड़ता है, जो सुनकर हाउफी कहता है कि 10 गुना टैक्स, ये तो दिन दिहाड़े चोरी हो रही है। इवन की किन्यो भी मिस ल्यूफी से सवाल करते हुए पूछता है कि अगर हेलोंग सेक्ट वाले लोग ऐसा काम कर रहे हैं तो क्या उनके खिलाफ कोई रेजिस्ट नहीं करता, जिस पर मिस ल्यूफी जवाब देते हुए कहती है कि उनके खिलाफ रेजिस्ट करने के लिए कोई भी इतना ज्यादा ताकतवर नहीं, क्योंकि उनके पास पहले तो 3 डिवाइन एक्सपर्ट्स है, साथ ही साथ उनका लीडर विची सिटी के टॉप 5 ग्रेटेस्ट एक्सपर्ट्स में से एक है, जबकि इसके अलावा भी उनके पास नॉर्मल लो लेवल के डिवाइन बीइंग 100 से भी ज्यादा होंगे। और जहाँ तक सेलेस्टियल गॉड्स की बात है तो वो भला हमारे
हमारी मदद करने के लिए क्यों ही आएंगे, उन्हें हमारे जीने या मरने से क्या ही फर्क पड़ता है। नेक्स्ट डे हम लोगों को यहाँ पर फ्यूजी विलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हेलोंग सेक्ट वाले लोग अपना टैक्स कलेक्ट करने के लिए आए हुए थे, जबकि विलेजर्स भी मजबूर होकर थैलिया भर-भर के स्पिरिट स्टोन्स ऐसा टैक्स उन्हें दे रहे थे। और तभी अचानक साइड से किसी ने किन्यू को जोर जोर से आवाजें देना शुरू कर दी थी और हमें देखने को मिलता है कि ये आदमी असल में कोई और नहीं बल्कि हमारा फर्स्ट मोनार्च यानी कि जिंग जुआन था, जिसने दूर से किन्यू को देखकर पहचान लिया था। इसलिए वो फौरन से किन्यू के पास आकर खुश होते हुए कहता है कि ये तो तुम हो, मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे जाने के बाद तुम भी इतनी जल्दी डिवाइन रेल में असेंड होकर आ जाओगे। क्या तुम लोग भी अब इसी फूजी विलेज में आकर रहोगे? साथ ही साथ वो यहाँ पर कैप्टन ल्यूफी को भी पहचानता था, जहाँ कैप्टन ल्यूफी कहती है कि जिंग जुआन, लगता है कि ये तुम्हारे पुराने दोस्त है, अब तुम इन्हें आगे की सिटी दिखा देना, अब मुझे यहाँ से चलना है। जो कहते हुए कैप्टन ल्यूफी वहाँ से चली गई, जिसके जाने के बाद दूसरी तरफ किन्यू यहाँ पर ब्रदर जिंग जुआन से अपने बाकी के दोनों भाइयों को भी इंट्रोड्यूस करवाने लगा, जबकि साथ ही साथ किन्यू को ब्रदर जिंग जुआन के लिए काफी बुरा भी महसूस हो रहा था, क्योंकि एक टाइम पर ब्रदर जिंग जुआन एक बहुत बड़ा मोनार्च किंग था, जिन्होंने अपने प्लेनेट की मोनार्च पोजीशन छोड़ते हुए किन्यू के हवाले करी हुई थी। लेकिन अब देखो उनका क्या हाल हो चुका, वो एक मजदूर बनकर रह चुके हैं। ब्रदर जिंग जुआन भी किन्यू को बताता है कि फूजी विलेज में तुम लोगों ने आकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, यहाँ पर तुम लोगों को पूरा साल मेहनत करते हुए स्पिरिट स्टोन इकट्ठा करने होंगे, और फिर भी तुम लोग मुश्किल से सिर्फ इतने ही स्पिरिट स्टोन इकट्ठा कर पाओगे जो कि सारे के सारे टैक्सीज में चले जाए, फिर तुम अपनी कल्टीवेशन के लिए क्या ही कर सकते हो। यहाँ इसी तरह की बातें करते हुए ये लोग आगे की तरफ बढ़ने लगे। तभी अचानक मास्टर जिंग जुआन की नजर वहाँ एक लड़की पर जाकर ठहर चुकी थी, जिसका नाम मिस यून था, जो देखकर तो हाफी यहाँ पर ब्रदर जिंग जुआन का मजाक उड़ाने लगा। इवन की किन्यू भी ब्रदर जिंग जुआन की टांग खींचते हुए कहता है, तो इसका मतलब कि डार्क स्टार रेल्म के गोल्डन पनिशर को यहाँ पर मौजूद एक लड़की से प्यार हो चुका। ये सुनकर ब्रदर जिंग जुआन पोलाइटली जवाब देते हुए कहता है कि गोल्डन पनिशर टाइटल ये तो सिर्फ डार्क स्टार रेल्म में ही काम आता था, इस टाइटल या फिर मेरी यहाँ पर तो कोई भी हैसियत नहीं है। तभी अचानक हम देखते हैं कि मिस यून यहाँ पर ब्रदर जिंग जुआन से कह रही थी कि इधर आ जाओ, मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ब्रदर जिंग जुआन भी ये सुनकर फौरन से भागता भागता अपनी लवर के पास चला गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हेलोंग सेक्ट के यहाँ पर कुछ वॉरियर्स आ चुके थे, जिसमें से टैक्सी इकट्ठा करने वाले लड़के का नाम लू कियान था। वो एक मिडिल लेवल गॉड है जो कि ऊंची आवाज में कह रहा था कि हमारे हेलोंग सेक्ट का एक न्यू रूल बना, जो कि रेयर है, लेकिन मैं तुम लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो भी न्यू एसेंडेंट यहाँ पर आए हैं उनका भी टैक्स इस बार माफ नहीं होगा, बल्कि उन्हें भी 1500 स्पिरिट स्टोन्स देने होंगे। वहाँ पर मौजूद लोगों के पास टैक्स देने के अलावा कोई भी दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो बारी बारी आगे की तरफ जाते हुए लू कियान को अपना थैली भर भर के स्पिरिट स्टोन का टैक्स देने लगे। जब मिस यून की यहाँ पर बारी आई तो हम देखते हैं कि लू कियान यहाँ पर उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि मिस यून तुम मुझे भूल तो नहीं गई, क्योंकि लू कियान भी शुरू में इसी फूजी विलेज में रहा करता था। बाद में उसने खुद को ताकतवर करते हुए हेलोंग सेक्ट को ज्वाइन कर लिया, और वो साथ ही साथ मिस यून को पसंद भी करता है। इसलिए वो मिस यून का हाथ पकड़ते हुए ठरकियों की तरह कह रहा था कि मैं आज के दिन तुम्हारे फैमिली के पास जाऊंगा ताकि मैं तुम्हारा रिश्ता मांग सकूं। लेकिन ये बात सुनकर तो दूसरी तरफ ब्रदर जिंग जुआन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो फौरन से आगे की तरफ बढ़कर मिस यून का हाथ छुड़वाते हुए लू कियान से कहता है कि उससे दूर रहो। चूंकि ब्रदर जिंग जुआन एक लो लेवल के गॉड थे, इसलिए हम देखते हैं कि लू कियान ने आसानी के साथ अपनी पावर्स का सिर्फ एक ही झटका इस्तेमाल करते हुए उसे पीछे की तरफ पटक दिया, जो देखकर मिस यून भी फौरन से जिंग जुआन के पास आकर उसे खड़ा करते हुए कहती है कि ब्रदर जिंग जुआन मुझे नहीं लगता कि आपको उससे पंगा लेना चाहिए, क्योंकि उसका लेवल आपसे हाई है। ये कहते ही तभी अचानक वहाँ पर मिस यून का फादर भी आ जाता है, जो कि लू कियान को काफी सारा सपोर्ट शो कर रहा था, क्योंकि उसके हिसाब से लू कियान ने काफी सारा तरक्की हासिल कर ली है। दूसरी तरफ लू कियान भी यहाँ पर मिस यून के फादर को इम्प्रेस करते हुए कहता है कि मैं तो हमेशा से मिस यून से प्यार करता था, और इसी वजह से मैंने विची सिटी में अब एक घर भी खरीद लिया। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मिस यून से शादी करा दो, ताकि मैं उसे अपने साथ यहाँ से लेकर जा सकूं। मैं नहीं चाहता कि वो हमेशा इस गंदे से विलेज में रहकर सफर करे। जो सुनकर तो मिस यून का फादर काफी ज्यादा खुश हो गया, इसलिए उसे इस शादी से कोई भी एतराज नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ मास्टर जिंग जुआन यहाँ पर इस बात से एतराज करते हुए अंकल टियान से कहता है कि प्लीज आप ऐसा मत करिए, मैं और मिस यून एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन अंकल टियान तो उसे ताना मारते हुए कहते हैं कि तुम इतने ज्यादा कमजोर हो कि तुम मेरी बेटी यून के लिए एक अलग घर भी नहीं खरीद सकते, तो तुम उसके लिए भला और क्या ही कर लोगे। ये बात पूरी तरीके से सच थी। इसी वजह से ब्रदर जिंग जुआन काफी ज्यादा निराश हो चुका था, क्योंकि अगर बड़ी सिटी में एक छोटा सा घर भी खरीदना है तो उसके लिए आपको 200 हाई ग्रेड के स्पिरिट स्टोन्स चाहिए होंगे, जो कि ब्रदर जिंग जुआन अगर अपनी जान भी दे दे तभी उसे नहीं मिलने वाले। इसलिए हम देखते हैं कि अंकल टियान यहाँ पर अपनी बेटी का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती यहाँ से लेकर जाने लगे थे। और तभी अचानक यहाँ का ये सारा नजारा देखकर किन्यू और उसके भाई मैदान में कूद जाते हैं, जहाँ पर किन्यू अंकल टियान से कह रहा था कि आखिर आप अपनी बेटी की शादी एक चोर से क्यों करवाना चाहते हो, वो चोर जो कि दूसरों के टैक्स पर खुद को सर्वाइव करते हैं, क्या इनकी इतनी सारा इज्जत है। दूसरी तरफ लू कियान को ये बात काफी सारा गुस्सा दिला चुकी। वो किन्यू और उसके भाइयों की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम तीनों तो वही न्यू एसेंडर्स हो ना, आखिर तुम लोग
मेरे सामने इतने सारा एरोगेंट कैसे हो सकते हो। लेकिन दूसरी तरफ किन्यू और उसके भाइयों को भला उसकी धमकियों से क्या ही फर्क पड़ता है। ये देखकर तो लू कियान भी थोड़ा सा हैरान हो गया था, इसलिए वो अपनी 16 आइज का इस्तेमाल करते हुए उनके पावर लेवल्स को चेक करने की कोशिश करता है, जहाँ उसे देखने को मिलता है कि किन्यू की पावर तो एक हाई लेवल गॉड के बराबर थी, जबकि दूसरी तरफ उसके दोनों भाई भी इंटरमीडिएट लेवल के गॉड्स लेवल पावर रखते थे। लू कियान को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये न्यू एसेंडर इतनी जल्दी इतने सारा पावरफुल कैसे हो गए, पर फिलहाल वो किन्यू और उसके भाइयों से पंगा भी नहीं ले सकता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किन्यू ने फौरन अपने पास से एक स्टोरेज बैग बाहर निकाल लिया था, जिस ट्रेजर को देखकर तो वहाँ पर मुझे सब लोग ही सरप्राइज हो गए थे। यहाँ पर किन्यू स्टोरेज बैग को लेकर जिंगजुआन के हवाले करते हुए कहता है कि लो रिसे सिटी में जाकर बेच दो, जिसकी कीमत यकीनन 300 हाई ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन के बराबर होगी। इसका इस्तेमाल करते हुए तुम अपनी और अपनी बीवी के लिए घर खरीद पाओगे। जो सुनकर तो जिंगजुआन काफी ज्यादा खुश हो गया। वो यहाँ पर किन्यू का शुक्रिया अदा करता है और वो साथ ही साथ मिस यून को बताता है कि अब से हमारा भी अपना घर होगा। मिस यून भी ये सब देखकर खुश हो रही थी कि उसे अब जिंगजुआन से जुदा नहीं होना होगा। लेकिन दूसरी तरफ लू कियान के दिल पर तो आग लगी हुई थी, उसे गुस्सा तो काफी आ रहा था, लेकिन फिलहाल वो किन्यू से पंगा लेने की गलती नहीं कर सकता। इसलिए हम देखते हैं कि वो किन्यू को छोड़कर वापस से अपने काम पर चला गया। इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट डे विची सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिंगजुआन अपनी वाइफ और किन्यू और उसके भाइयों को लेकर यहाँ पर ट्रेजर हाउस के पास आया हुआ था, ताकि वो यहाँ पर अपने लिए एक अच्छा सा घर पसंद करके खरीद ले। किन्यू और उसके भाई भी बिल्कुल ऐसा काम कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस ट्रेजर हाउस की सेल वुमेन का एटीट्यूड काफी सारा बुरा था। वो इन लोगों से कह रही थी कि अपना जेड लेकर मेरे पास आ जाना, फिर मैं तुम लोगों को बताऊंगी कि तुम वो घर खरीद सकते हो या नहीं। जो सुनकर किन्यू सामने की तरफ जाकर देखता है कि हवा में कई सारे जेड पेडेंट फ्लोट कर रहे थे। उनमें से एक जेड पेडेंट को देखकर किन्यू को मालूम होता है कि ये घर तो काफी लो क्वालिटी के हैं। डिवाइन रेल में आने के बावजूद भी क्या गॉड्स को इस तरह से मामूली घर में रहना पड़ेगा, ये तो बिल्कुल भी कोई जिंदगी ना हुई। लेकिन दूसरी तरफ जिंगजुआन और मिस यून को एक घर का जेड पेडेंट पसंद आ जाता है और इसी जेड पेडेंट को लेकर वो यहाँ पर उसी सेल्स वुमेन के पास आ गए, जो कि टोटल 228 हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन का था। इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर मिस यून ने वो कीमत अदा करते हुए आखिरकार इस घर को खरीद लिया। और इससे पहले कि वो अपने घर की चाबी ले पाते तभी अचानक वहाँ पर एक सेलेस्टियल गॉड आ जाता है, जो कि आते हुए कह रहा था कि ये घर काफी अच्छी लोकेशन पर है, इसलिए मैं अपने लिए लेना चाहता हूँ। जो सुनकर तो वो बेशरम सेल्स वुमेन फौरन से ये चाबी उठाते हुए उस कमांडर के सामने ले आई थी कि लीजिए ये घर आपका हुआ। जो देखकर जिंगजुआन गुस्सा होते हुए कहता है कि इस घर की हम लोगों ने ऑलरेडी कीमत अदा कर दी है, आखिर आप इस तरह से ये घर हमसे कैसे छीन सकते हैं। जो सुनकर तो वो लड़की फौरन से उन लोगों की कीमत उन्हें वापस करते हुए कहती है कि जाओ कोई दूसरा घर ढूंढ लो, तुम इतने बड़े कल्टिवेटर का मुकाबला नहीं कर सकते। और ये बात सच भी थी। तभी अचानक हम देखते हैं कि यहाँ पर उस कमांडर से भी एक और पावरफुल कल्टिवेटर वहाँ पर आ गई, जिसका नाम कैप्टन हुआंग जिंग था। और उसने भी आते हुए कहा कि मैं विची सिटी में साउथ के एरिया में कुछ दिनों के लिए रहना चाहती हूँ, इसलिए ये घर मेरा होगा। जो सुनकर वो कमांडर काफी सारा रिस्पेक्टफुली कैप्टन हुआंग जिंग के सामने आते हुए कहता है कि देखिए इस घर पर पहले मेरी नजर पड़ी थी, तो अगर हो सके तो प्लीज ये घर मुझसे ना लीजिए, आप कोई दूसरा घर ढूंढ ले। ये सुनकर कैप्टन हुआंग जिंग कहती है कि तुमने भी अपने से कमजोर से ये घर छीन लिया था, तो बताओ कि आखिर मैं तुम पर रहम क्यों करूं। और ये कहती वो चाबी लेकर यहाँ से रवाना होने लगी, जबकि जाते जाते वो किन्यू को बताती है कि साउथ एरिया में अपने लिए घर लेना, उस जगह की डिवाइन एनर्जी तुम्हें कल्टिवेशन में मदद करेगी। जो सुनकर किन्यू भी उसका शुक्रिया अदा करता है और ये सब कहते हुए कैप्टन हुआंग जिंग फौरन वहाँ से रवाना हो गई। पीछे की तरफ किन्यू और उसके भाई यहाँ पर कैप्टन हुआंग जिंग की तरफ देखते हुए अपने मन में यही बातें कर रहे थे कि आखिर ये लड़की है कौन, ये तो यहाँ के सिटी लॉर्ड से भी ज्यादा ताकतवर लग रही है। इवन की दूसरी तरफ किन्यू भी अपने मन में कह रहा था कि अगर इस लड़की के साथ मेरा आमना सामना हो जाए तो मेरे पास इससे जीतने का 1% भी चांस नहीं, जो कि इस बात को शो करता है कि किन्यू डिवाइन रेल में कितना ज्यादा कमजोर है। उसे ताकतवर होने की सख्त जरूरत थी और ये सफर इतना आसान नहीं होने वाला। यहाँ तभी अचानक थोड़ी देर बाद जिंगजुआन और मिस यून दोबारा से आ जाते हैं, जिन्होंने एक और घर पसंद कर लिया था और इसे पूरी तरीके से खरीद भी लिया, जिस वजह से वो दोनों तो काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। यहाँ पर ब्रदर जिंगजुआन किन्यू और उसके भाइयों से कहता है कि तुम लोगों का मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है, मैं तुम लोगों के लिए ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकता, लेकिन एटलीस्ट नया घर लेने की खुशी में हम लोग एक छोटी वाइन पार्टी तो रख सकते हैं। जिस पर किन्यू भी एग्री हो गया था और ये लोग वहीं पर पास में मौजूद एक रेस्टोरेंट में आ चुके थे, जहाँ बैठकर ये लोग मजे से वाइन एंजॉय करते हैं। साथ ही साथ ब्रदर जिंगजुआन और मिस यून इन दोनों का शुक्रिया भी अदा कर रही थी। यहाँ पर जब इन लोगों का ये सेलिब्रेशन चल ही रहा था तभी अचानक वहाँ पर हम लोग पीछे 3 कल्टिवेटर्स को देखते हैं, जो कि आपस में कुछ ट्रेजर्स को लेकर डिस्कशन कर रहे थे और इनकी ये डिस्कशन काफी ज्यादा ऊंची थी, जिनके शोर शराबे की वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद एक बुढ़ाऊ को गुस्सा आ गया। वो गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम तीनों आखिर इस तरह से शोर कैसे कर सकते हो, तुम्हें मालूम नहीं कि पब्लिक एरिया में इस तरह से शोर नहीं करना चाहिए। लेकिन ये सुनकर तो उन 3 कल्टिवेटर में से एक बेवकूफ को वो बुढ़ाऊ कमजोर लगा, इसलिए वो अपने ट्रेजर आर्टिफैक्ट को लेकर यहाँ उससे बुढ़ाऊ की तरफ बढ़ते उसे जोरदार पंच करने की कोशिश करने लगा कि आखिर तुम हमारे बीच इंटरफियर क्यों कर रही हो। लेकिन हमें यहाँ
पर जानने को मिलता है कि वो बुढ़ाऊ तो काफी सारा डेंजरस है, जिसके पास इतनी सारा खतरनाक प्रेशर है कि उसने बिना हिले सिर्फ अपनी किलिंग इंटेंट का इस्तेमाल करते उस कल्टीवेटर को घुटनों पर ला दिया था। ये देखकर उस रेस्टोरेंट में चारों तरफ हलचल मच गई थी, इसलिए सब लोग अपनी जान बचाने के लिए फौरन बाहर की तरफ भागने लगे। इवन की जिंग जुआन और मिस यून भी यहाँ से निकलकर बाहर जा चुके थे, लेकिन जब किन्नी और उसके भाइयों की बारी आई तभी अचानक वहाँ पर एक बैरियर बन गया जो कि उसी बुढ़ाऊ कल्टीवेटर ने लगाया हुआ था। इसी वजह से किन्नी और उसके भाई बाहर नहीं जा पाए, जो देखकर किन्नी जिंग जुआन से कहता है कि तुम अपनी वाइफ को लेकर यहाँ से निकलो, हमारी फिक्र मत करो, हम भी जल्दी तुम्हारे पीछे आ जाएंगे। जो सुनकर ब्रदर जिंग जुआन बिल्कुल ऐसे ही करता है। पीछे की तरफ हम देखते हैं कि हाउफी ने भी फौरन से अपने स्टाफ को बाहर निकाल लिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो जोर जोर से उस शील्ड पर हमला करने लगा ताकि वो उसे तोड़कर यहाँ से बाहर जा सके, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। उल्टा उस बुढ़ाऊ की नजर हाउफी पर भी पड़ गई थी और वो पता नहीं हाउफी में काफी सारा इंटरेस्टेड फील होने लगा। इसलिए हम देखते हैं कि उसने हाउफी पर भी एक बहुत ही पावरफुल किलिंग इंटेंट लगाना शुरू कर दिया, जिस प्रेशर के सामने किन्यू अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। ये देखकर किन्यू उस बुढ़ाऊ की तरफ देखता है, जहाँ वो बुढ़ाऊ किन्यू से कह रहा था कि फिक्र मत करो, मैं इसे जान से नहीं मारूंगा, बल्कि मुझे इस मंकी से कुछ बात करनी है। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि दूसरी तरफ उस बुढ़ाऊ ने अपनी पावर्स अनलीश करना शुरू कर दी, जहाँ वो सिर्फ अपने एक ही हाथ के इशारे से सबसे पहले उस पावरफुल कल्टीवेटर का ट्रेजर तोड़ देता है और साथ ही साथ उसने इस कल्टीवेटर को बुरी तरीके से जगड़ भी लिया था, जो देखकर उस कल्टीवेटर के बाकी के दोनों साथी भी यहाँ इस बुढ़ाऊ पर हमला करने की गलती करते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि इस बुढ़ाऊ ने उन दोनों पर भी अपने पावर्स लगाते हुए उन्हें उठा उठाकर पटकना शुरू कर दिया। साथ ही साथ वो गुस्सा होते हुए कह रहा था कि आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि एक सीनियर को डिस्टर्ब करने का अंजाम क्या होता है। यहाँ वो लड़की समझ चुकी थी कि ये सीनियर हमसे काफी सारा ताकतवर है, इसलिए आखिरकार उसने रेजिस्ट करना बंद कर दिया। साथ ही साथ वो माफी मांगते हुए कहती है कि प्लीज सीनियर हमें माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसी गलती हम लोगों से कभी भी दोबारा नहीं होगी। जिस पर हम देखते हैं कि वो बुढ़ाऊ इन लोगों को माफ करते हुए कहता है कि ठीक है, आज के दिन मेरा मूड अच्छा है इसलिए मैं तुम लोगों को जाने देता हूँ। जो सुनकर ये तीनों जितना तेजी के साथ हो सके यहाँ से निकलकर भाग गए। इसके बाद हम देखते हैं कि वो बुढ़ाऊ यहाँ किन्यू, सेबल और हाउफी के पास भी आ जाता है, जहाँ आते हुए वो बुढ़ाऊ सवाल करते हुए पूछ रहा था कि कहीं तुम लोग इमोर्टल, डीमन और मॉन्स्टर रैम से तो नहीं आए। किन्यू जवाब देते हुए कहता है कि जी आपने बिल्कुल सही पहचाना। ये सुनकर वो बुढ़ाऊ कहता है कि मैंने सुना है कि वहाँ पर एक सेक्रेट लैंड है जिसे मंकी क्लैन के नाम से जाना जाता है। मैंने हमेशा से ही सोचा था कि जो भी मंकी क्लैन का स्टनिंग ब्लो सीख कर यहाँ डिवाइन रेल में असेंड होकर आएगा, मैं उसे अपना डिसाइपल बना लूंगा। और आज के दिन मैंने देखा कि इस लड़के हाउफी के पास वही स्टनिंग ब्लो है, इसलिए मैं इसे अपना डिसाइपल बनाना चाहता हूँ। जो कहती है उस बुढ़ाऊ ने फौरन से हाउफी को कैद कर लिया और वो हाउफी से कहता है कि चलो अब से तुम मेरी डिसाइपल हो तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। जो सुनकर हाउफी उस बुढ़ाऊ से कहता है कि मेरे पास ऑलरेडी मेरे मास्टर है जिनका नाम जियांगलैन है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं चलना। दूसरी तरफ मास्टर जियांगलैन का नाम सुनकर वो बुढ़ाऊ शौक होते हुए कहता है कि तुम जियांगलैन के डिसाइपल हो। अब तो फिक्र करने वाली और भी कोई बात नहीं, क्योंकि जियांगलैन मेरा अच्छा दोस्त है और वो यकीनन इस बात का बुरा नहीं मनाएगा, तो चलो तुम मेरे साथ। जो देखकर किन्यू भी यहाँ पर उस बुढ़ाऊ मास्टर से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि हम तीनों भाई मिलकर यहाँ इस डिवाइन रेल में आए थे, प्लीज आप हमारे भाई हाउफी को हमसे जुदा ना करे। जो सुनकर वो बुढ़ाऊ जवाब देते हुए कहता है कि तुम लोग फिक्र मत करो, मैं हाउफी को बस सिर्फ अपनी टेक्निक सिखाना चाहता हूँ, एक बार वो मेरी टेक्निक्स को मास्टर कर ले उसके बाद वो तुम्हारे पास वापस आ सकता है। जो कहते हुए वो बुढ़ाऊ यहाँ पर हाउफी को अपने साथ लेकर जाने लगा। इवन की हाउफी चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, लेकिन उस बुढ़ाऊ को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। पीछे की तरफ किन्यू भी आवाज देते हुए कहता है कि वैसे अगर हाउफी वापस ना आया तो क्या आप बता सकते हैं कि हमें हाउफी को लेने के लिए कहाँ पर आना होगा। जो सुनकर वो बुढ़ाऊ मास्टर तो जोर जोर से हंसने लगा, क्योंकि उसे लग नहीं रहा था कि किन्यू और सिबल कभी भी वहाँ पर आ पाएंगे। लेकिन फिर भी वो इन्हें बता देता है कि अगर तुम्हें अपने ब्रदर हाउफी को लेना है तो तुम लोगों को शूरा सी आना होगा। और यहाँ इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो किन्यू को अपने भाई के लिए मजबूरन ताकतवर होना ही होगा, यानी कि किन्यू की कल्टीवेशन स्पीड और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, जो कि हम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। वो भी मैं जल्द से जल्द आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दो।